नमस्कार साथियों, आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो संविदा सिद्धांत है इस पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें विकासवादी सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत है और संविदा सिद्धांत है। आज केवल संविदा सिद्धांत के बारे में बात होगी और संविदा सिद्धांत का मतलब ये होता है संक्षेप में कि राज्य की उत्पत्ति किसी ईश्वरीय कृपा से नहीं हुई, किसी विकासवादी सिद्धांत विकास की प्रक्रिया से नहीं हुई, बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट या संविदा के माध्यम से हुई है। और आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये संविदा का सिद्धांत होता क्या है। देखिए, अगर संविदा के सिद्धांत की गहराई में जाएं, ऐतिहासिकता में जाएं, तो यूनान में जो सॉफिस्ट्स थे, उन सॉफिस्ट्स के चिंतन में हमको संविदा सिद्धांत के दर्शन होते हैं। लेकिन बहुत पुरानी समय की बात नहीं करते हैं, जो आधुनिक काल में जिससे हम लोग ज़्यादा वाकिफ़ हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। 17वीं और 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में हॉब्स में और 18वीं शताब्दी में लॉक और रूसो ने इसका प्रतिपादन किया है। तो आधुनिक संदर्भों में ज़्यादातर हम लोग इसी को, हॉब्स, लॉक और रूसो को ही जानते हैं। हालांकि कालांतर में हम कांट में भी देखते हैं, कांट में भी एक संविदा है, जॉन रॉल्स में भी देखते हैं, जॉन रॉल्स में भी संविदा की बात हुई है, मूल पोजीशन की, ओरिजिनल पोजीशन की बात की है, रॉल्स पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। तो बेसिकली जो संविदा सिद्धांत है उसका मूल ये है कि राज्य का अस्तित्व एक संविदा के माध्यम से आया जो कि लोगों ने की। हालांकि इसमें जो भिन्न भिन्न संविदावादी हैं, वो उनके डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या हुई, उसके टर्म्स क्या थे, इस पे लेके विभिन्नताएं हैं। लेकिन हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों इस बात पे सहमत हैं, और कांट और जॉन रॉल्स को भी अगर हम शरीक कर लें, वो सब इस बात पे सहमत है कि राज्य की अगर कोई उत्पत्ति हुई है तो वास्तव में, या उत्पत्ति होनी चाहिए, जैसा कि रॉल्स ने बताया, तो वो एक संविदा के माध्यम से हुई होगी। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि संविदा की जरूरत क्यों आन पड़ी, संविदा के माध्यम से और राज्य को बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या आवश्यकता थी। जाहिर है कि आवश्यकता ही किसी चीज की जननी होती है। तो जाहिर है राज्य की अगर कोई जननी थी तो उसका कारण भी लोगों की समस्या, लोगों की आवश्यकता में होगी। तो लोगों की वो क्या समस्या थी। ऐसा माना जाता है कि जो राज्य के पूर्व की परिस्थिति थी उसको हम लोग प्राकृतिक अवस्था के रूप में मानते हैं कि वो प्राकृतिक अवस्था थी, न उसमें राज्य था, न कोई कानून थे, न कोई अधिकार थे, कोई इस प्रकार की संस्थागत चीजें नहीं थी। और ऐसी परिस्थिति में समस्या क्या थी। सब लोग तो ठीक ठाक से चल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसका कि हॉब्स ने भी उल्लेख किया है, जिसका कि लॉक ने भी उल्लेख किया है, जिसका कि रूसो ने भी उल्लेख किया है, और सबने अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित किया है। लेकिन जो मूल चीज तीनों में है, हॉब्स, लॉक, रूसो में, वो ये है कि तीनों में हमको ये दिखाई देता है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों को कुछ न कुछ समस्याएं थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या हॉब्स जैसे बताता है तो वो सुरक्षा की थी, लॉक जैसे बताता है वो संपत्ति के विवादों को लेकर थी, रूसो जो बताता है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन की थी। बहुत सारी इस प्रकार की चीजें थी जो कि समस्या पैदा कही करती थी और समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। तो सबने ये सोचा कि क्यों न एक ऐसी मशीन बनाई जाए, क्यों न एक ऐसी संस्था बनाई जाए, क्यों न एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि हमारी समस्याओं का हल कर सके। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से जो हमारी सामाजिक अवस्था है या राजनीतिक अवस्था है, सिविल पोजीशन जो है, उस तक आने के लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया या संविदा का सहारा लिया। और इसी को कि राज्य संविदा की वजह से उत्पत्ति हुई, राज्य की संविदा के माध्यम से राज्य अस्तित्व में आया, इसी को लेके जो सिद्धांत आगे बढ़ता है उसी को हम संविदा सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने इसमें अभी बताया कि हॉब्स, लॉक और रूसो आधुनिक काल में इसके सबसे बड़े प्रणेता, सबसे बड़े एडवोकेट्स माने जाते हैं। अब इन तीनों में एक एक करके बात करते हैं। हॉब्स की पहले बात करते हैं। हॉब्स का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से बड़ा ही खराब है, विकेड है, दुष्ट है, और
ये जो आदमी की सोच होती है ना, वो अपने समय की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि हाफ्स वर द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, अर्थात हम सभी लोग अपने समय की उत्पत्ति होते हैं। लेकिन ये हाफ्स के बारे में ये बात विशेष रूप से इसलिए कही जाती है कि हाफ्स ने जो मनुष्य के स्वभाव के बारे में जो अपना दृष्टिकोण बनाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने इंग्लैंड में सिविल वॉर देखा था, एक लंबा सिविल वॉर देखा था, 1 दशक चलने वाला लगभग सिविल वॉर देखा था। और उस सिविल वॉर की जो चरम परिणति हुई, उसमें वहां के राजा चार्ल्स वन का लोगों ने गला काट दिया, उनका बिहेडिंग कर दिया, उनको मर्डर कर दिया। और इस प्रकार से जो अथॉरिटी का सिंबल होता है राजा सबसे बड़ा, उसी को समाप्त कर दिया गया। तो हॉब्स ये सब देख के बड़ा विचलित हुआ। उसने कहा कि मनुष्य का स्वभाव लगता है बड़ा खराब है। और तब उसने कहा कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूर होनी चाहिए, इस प्रकार की इमेजिनेशन दिमाग में कि भाई मैन तो बुरा ही है, और जो उसने काम किया है, चार्ल्स वन का वो बिहेडिंग किया है, उनका जो सिर काट कलम किया है, ऐसी बातें पुनरावृत्ति दोबारा न होनी पाए, इसकी हमें प्रयास करना चाहिए। और हॉब्स ने ये भी एंटिसिपेट किया है कि जो सुरक्षा का इशू था प्राकृतिक अवस्था में, वो इतना खराब था कि हर आदमी अपने को बहुत ही एकाकी महसूस करता था, दूसरे से हमेशा डरता रहता था कहीं वो हमको न मार दे अपनी सुरक्षा के लिए। तो हर आदमी असुरक्षित महसूस करता था और हर आदमी बिल्कुल निहायत अकेला था, और बड़ा ही हिंसक उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार से हो गई थी, जिसको कि हम हॉब्स ने कहा है कि देयर वाज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। हर आदमी हर दूसरे आदमी से एक प्रकार से युद्ध की स्थिति में बना हुआ था, और अंत में उसका परिणाम यह होता था कि उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये जो एक प्रकार से सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ सिक्योरिटी का थ्रेट था, ये हॉब्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। और वो नहीं चाहता था कि मनुष्य को इस प्रकार की असुरक्षा का सामना करना पड़े। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए हॉब्स ने कहा कि लोगों ने अपने विवेक का प्रयोग करके ये कहा कि भाई हम लोग कायदे से रहें, और इस जो असुरक्षा का वातावरण है उससे किसी प्रकार से निजात मिले, उससे छुटकारा मिले, और आइए क्यों ना हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करके एक राज्य बनाते हैं, और अपने ये इस प्रकार के जो सारे अधिकार हैं वो राज्य को समर्पित कर देते हैं, और कम से कम एक चीज उससे हम मांगते हैं, और वो बस केवल एक चीज है कि वो हमें सुरक्षा दे, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे। क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं है तो हम किसी प्रकार के हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। और आज भी आप जानते हैं कि राजनीति में राज्य का जो अस्तित्व है उसके 2 ही चीजें मानी जाती हैं, आपको सुरक्षा दे और आपका, जिससे कि आप अपना विकास कर सकें। यही चीज हॉब्स में सेंट्रलिटी है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, आत्म जो व्यक्ति का सुरक्षा है, ये हॉब्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू माना जाता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है हॉब्स वाज ए ग्रेट इंडिविजुअलिस्ट। हॉब्स एक बहुत बड़ा व्यक्तिवादी था, क्योंकि हॉब्स व्यक्ति को सुरक्षित देखना चाहता था, और जो कुछ भी उसने डिजाइनिंग किया, कॉन्ट्रैक्ट की और लेवियाथन बनाया, उस लेवियाथन, उसकी पुस्तक का नाम भी लेवियाथन है, और लेवियाथन का मतलब था कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से एक बहुत सशक्त किसी संस्था को, राज्य को, शक्ति को, संप्रभु को क्रिएट किया, और उस संप्रभु से केवल एक अपेक्षा की कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे और हम आपको सारे अधिकार अपने समर्पित करते हैं। तो ये हॉब्स के बारे में था कि लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया। लेवियाथन वाज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेवियाथन उसका सदस्य नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली 2 पक्ष होते हैं कि राजा और प्रजा, लेकिन यहाँ हॉब्स में हमें एक विचित्र प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है कि राजा जो या संप्रभु जो बनाया गया वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था। लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया और एक लेवियाथन क्रिएट किया, और कहा कि हम आपको एक ये देते हैं, और इस प्रकार से आप हमारी शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट ढंग से प्रयोग करके हम सुरक्षा दें, जिससे कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके और हम लोग जो है अपना विकास, सर्वांगीण विकास कर सके। लॉक ने और रूसो ने ऐसा नहीं सोचा। लॉक और रूसो ने सोचा कि नहीं, मनुष्य अच्छा है। लॉक को वो परिस्थितियां नहीं मिली, रूसो को वो परिस्थितियां नहीं मिली, इसलिए उन्होंने मैन के बारे में हॉब्स जैसी कोई गलत धारणा नहीं बनाई, या हॉब्स जैसी विकेट धारणा नहीं बनाई कि मनुष्य एक बहुत ही हिंसक और निशंस और बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है। ऐसा लॉक और रूसो ने नहीं सोचा। तो जब लॉक और रूसो ने ऐसा नहीं सोचा तो उनकी क्या प्रॉब्लम थी?
उनकी प्रॉब्लम ये थी कि आप जानते हैं लॉ को बहुत बड़ा उदारवादी कहा जाता है, लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा संवेदनशील था वो। तो उसने ये कहा कि ये जो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी का ये मसला है, ये मसला समाज में बड़ा दिक्कत पैदा करता है और लोगों में आपस में इसमें डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, उसका डिस्प्यूट्स का होना लाजमी भी है। लिहाजा इसके रेजोल्यूशन के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए और हमें एक गवर्नमेंट बनाने की आवश्यकता है, एक राज्य बनाने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़, रूसो का मानना था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी उसने कहा कि सब लोग लॉ का तो पालन करना चाहते हैं, लोग अच्छे हैं, लेकिन लोगों का जो मानसिक स्तर है वो भिन्न भिन्न होने की वजह से वो एक ही लॉ का पालन करना चाहते हैं लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन डिफरेंट करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम पैदा होती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए तो चाहे लॉक की बात रही हो और चाहे रूसो की बात रही हो, दोनों ये चाहते हैं कि मनुष्य अच्छा है लेकिन किसी वजह से मनुष्य के समाज में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। उस डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन, एक इंस्टीट्यूशन चाहिए और लिहाजा मनुष्य ने आपस में मिलकर एक संविदा किया और उस संविदा के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट में या संविदा सिद्धांत में जो मूल चीज़ है वो क्या है, वो चीज़ ये है कि लोगों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ और ये जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो भी राज्य बना वो राज्य एक प्रकार से संप्रभु कहलाया और उस संप्रभु राज्य को शक्तियां दी गई और लोगों के लिए उस सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अब देखते हैं कि ये जो संविदा सिद्धांत है इसने पॉलिटिकल थियरी के जो दो बहुत अहम प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में क्या सोचा, उनका आंसर कैसे देती है। आप जानते हैं कि जितनी भी पहले भी मैं इस बात को एम्फसाइज कर चुका हूं आपसे कि राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थियरी का सेंट्रल क्वेश्चन क्या है। सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि व्यक्ति और राज्य के बीच में क्या समीकरण होना चाहिए। इसको राज्य की इथिकल पोजिशन ऑफ द स्टेट कहते हैं। राज्य की नैतिक स्थिति क्या होनी चाहिए, अर्थात राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए। राज्य को शक्ति इसलिए कि वो व्यक्ति और समाज की सुरक्षा कर सके और व्यक्ति को स्वतंत्रता इसलिए, अधिकार इसलिए कि व्यक्ति अपना आत्म विकास कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो जो सेंट्रल क्वेश्चन है पॉलिटिकल थियरी का वो यही है कि ये जो इक्वेशन है कि कितनी अधिकार व्यक्ति को दिए जाए और कितनी शक्तियां राज्य को दी जाए, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा प्रश्न इससे जुड़ता है कि मनुष्य को राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए, हम राज्य की आज्ञाओं का पालन क्यों करें। तो राज्य की आज्ञाओं का पालन करने का तो बहुत ही सीधा साधा आप देख ही रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का बिल्कुल साफ साफ उल्लेख है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट करके और एक राज्य बनाया है और राज्य को ये अधिकार दिया है कि वो आपकी सुरक्षा करे। और जाहिर है कि जब राज्य आपकी सुरक्षा करेगा तो कुछ शक्तियों का प्रयोग करेगा और जब शक्ति का प्रयोग करेगा तो आपको उस शक्ति को मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट थियरी में देयर इज ए मॉरल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू ओबे द कमांड्स ऑफ द स्टेट, अर्थात व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार की नैतिक और राजनीतिक बंदिशें हैं कि वो राज्य की आज्ञाओं का स्वेच्छा से पालन करे, क्योंकि आपने तो स्वयं ही, व्यक्ति ने तो स्वयं ही राज्य को बनाया है कॉन्ट्रैक्ट करके। तो पहली चीज तो ये है कि क्यों हमें राज्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से बंधे हुए हैं। हमने राज्य को बनाया ही इसलिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप हमें सुरक्षा दीजिए जिससे कि हम अपना विकास कर सकें। और दूसरी चीज कि राज्य को कितनी शक्ति देनी चाहिए, व्यक्ति को कितनी सुरक्षा देनी चाहिए, व्यक्ति को कितने अधिकार देना चाहिए, इस पे डिफर है, डिग्रीज का डिफर है। लेकिन जैसे हॉब्स में है कि हॉब्स कहता है कि व्यक्ति को अपने सारे अधिकार जो है राज्य को, लेवियाथन को सौंप देने चाहिए। और लेकिन जो है वो हॉब्स के बाद अगर हम लॉक पे विचार करें तो राज्य ऐसा, लॉक ऐसा नहीं कहता कि सारे अधिकार दे देना चाहिए। राज्य कहता है कि लॉक कहता है कि हमें राज्य को, संप्रभु को सीमित अधिकार देना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट की वो कॉन्सेप्ट देता है आपको। और रूसो में तो एक विचित्र किस्म की स्थिति है जो लॉक और हॉब्स को कंबाइन करता है कि रूसो कहता है कि भाई आप राज्य को सारे अधिकार दे लो और राज्य के सदस्य के रूप में उन सारे अधिकारों को स्वयं प्राप्त कर लो। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि रूसो का जो लेवियाथन है वो तो एक ऐसा लेवियाथन है जिसको जनरल विल के रूप में रूसो ने प्रकट किया है कि वो ऐसा है जो कि जिसका एक लेवियाथन है हॉब्स का, जिसका कि सर ही कटा हुआ है। अर्थात इसका भाव ये हुआ कि
व्यक्ति सारे अधिकारों को सरेंडर कर रहा है और जिसको सरेंडर कर रहा है उसका वो स्वयं पार्ट है ना। तो इस प्रकार से रूसो में एक विचित्र स्थिति है कि एब्सोल्यूट सरेंडर है, लेकिन उस एब्सोल्यूट सरेंडर का रिसीवर भी व्यक्ति ही है। और इस तरीके से तरह तरह के नाना प्रकार के वेरिएशन है। जब कभी हम लोग हॉब्स लॉ रूसो पे अलग अलग चर्चा करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां बस इतना समझने की चीज है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए और राज्य को कितने अधिकार देने चाहिए, इस पे हॉब्स लॉ रूसो डिफरेंट ढंग से सोचते हैं। लेकिन सब में एक चीज बहुत कॉमन है कि हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, तीनों में सेंट्रलिटी ऑफ द इंडिविजुअल बनी हुई है। व्यक्ति जो है वो केंद्र में बना हुआ है और यहाँ पे राज्य जो बनाया गया उस राज्य की सुपीरियर इच्छा शक्ति तो है, विल पावर तो है, लेकिन वो राज्य वास्तव में सुपीरियर रीजन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। रीजन तो इंडिविजुअल के पास रिटेन किया है हॉब्स लॉ रूसो तीनों ने कि व्यक्ति का जो रीजन है उस वो डोमिनेट करता है। वो तीनों कहते हैं कि हाँ व्यक्ति के रीजन की डोमिनेंस रहेगी लेकिन राज्य की शक्ति की डोमिनेंस रहेगी। तो रीजन व्यक्ति का है और शक्ति राज्य की है, ये एक संतुलन पैदा करने की और इसीलिए राज्य जो भी रेगुलेटरी पावर पर जिसको भी दी गई है हॉब्स के द्वारा, लॉक के द्वारा, रूसो के द्वारा, वो उतनी ही रेगुलेटरी पावर का प्रयोग करेगा जितना कि व्यक्ति के रीजन ने उसको दिया है। अर्थात राज्य की जो सबसे अहम चीज है कि राज्य अगर पूरी शक्ति का प्रयोग कर रहा है लेवियाथन की तरह से, हॉब्स की तरह से, तो वो भी व्यक्ति के रीजन ने उसको दिया है। लॉक में अगर लिमिटेड शक्ति का प्रयोग किया है तो वो भी व्यक्ति के रीजन ने उसको लिमिटेड शक्ति दिया है। और रूसो के जनरल विल के रूप में अगर आपने सार्वजनिक शक्ति का सरेंडर करके स्वयं उस शक्तियों के प्रयोग करता है तो वो भी आपके व्यक्ति के रीजन ने ही दिया है। और इस प्रकार से ये हॉब्स लॉ रूसो में वेरिएशंस हमको दिखाई देते हैं। 20वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो जॉन रॉल्स ने इसको रिवाइव करने की कोशिश किया है कॉन्ट्रैक्ट थियरी को, और एक कांटियन वर्जन प्रेजेंट किया है कि कांट में, जैसा कि आपने देखा था ना, कांट पे भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं और रॉल्स पे भी वीडियो बना चुके हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कांट और रॉल्स के वीडियो का, जिससे कि आपको सुविधा हो उसको खोजने में। कांट ने क्या कहा था कि कैटेगोरिकल इंपरेटिव्स ऑफ ड्यूटी, अर्थात व्यक्ति अपने ऊपर बंदिशें रखेगा लेकिन वो उसकी बंदिशें अपनी होंगी। ऐसा नहीं कि व्यक्ति स्वतंत्र होगा, व्यक्ति के ऊपर की स्वतंत्रता पे जो बंदिशें होंगी वो कोई और नहीं रखेगा, वो व्यक्ति स्वयं रखेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं रूसो का वर्जन हमको कांट में दिखाई देता है काफी कुछ कि हम स्वतंत्र तो हैं लेकिन हम एकदम से निरंकुश नहीं हैं, हमारे ऊपर बंधन है लेकिन वो बंधन भी हमने अपने स्वयं लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से जॉन रॉल्स भी जब बात करता है, जो उसमें थियरी ऑफ जस्टिस में, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, रॉल्स के ऊपर जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है। तो रॉल्स भी यही कहता है कि अगर हमें किसी एक जस्ट सिचुएशन की परिकल्पना करना है तो हमको एक ओरिजिनल पोजीशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ रॉल्स का जो ओरिजिनल पोजीशन है वो एक प्रकार से वर्चुअली स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स लॉ और रूसो का मिलता जुलता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन रही हो तो रॉल्स भी कहता है कि लेट अस गो बैक टू द स्टेट ऑफ दैट ओरिजिनल पोजीशन अकिन टू द स्टेट ऑफ नेचर। और वहां पे एक वेल ऑफ इग्नोरेंस होगा, अर्थात एक अज्ञान का पर्दा होगा जिसमें हमको ये नहीं पता होगा कि जब राज्य बनेगा आगे आने वाले समय में तो गरीब होगा कि निर्धन होगा कि क्या होगा, सशक्त होगा कि अशक्त होगा, और हम एक ऐसे कानूनों का निर्माण करें जो सबके लिए न्याय की स्थापना कर सके। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मूल पोजीशन की भी जो बात हो रही है रॉल्स में, या वहाँ लोगों में आम सहमति की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है एक जस्ट न्याय की स्थापना के लिए, ये भी मॉडर्न वर्जन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट थियरी हम देखते हैं हॉब्स लॉ और रूसो के द्वारा जो बनाई गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन तीनों में और इवन रॉल्स में हमको ये दिखाई देता है कि दे आर एग्रीड ऑन वन थिंग, देयर वाज अ नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, एक राज्य की प्राकृतिक अवस्था थी जिसकी परिकल्पना सभी ने अपने अपने ढंग से किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट थियरी है जो कि बेसिकली ये मानती है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसको एक बैड हिस्ट्री के रूप में देखा गया। इसकी आलोचना होती है कि बैड हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो एविडेंस इन हिस्ट्री फॉर सच ए कॉन्ट्रैक्ट, चाहे हॉब्स लॉ रूसो रहे हो चाहे रॉल्स रहा हो। बैड लॉ इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट में ये माना जाता है कि देयर हैज टू बी टू पार्टीज और एक थर्ड पार्टी टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात दो
दो पक्ष होने चाहिए और एक उससे भी सुपीरियर पक्ष होना चाहिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को इन्फोर्स सके। लेकिन किसी भी उसमें हमको ये दिखाई नहीं देता कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्ष आपको दिखाई दे, तो बैड लॉ हो गया ये। और बैड फिलॉसफी का मतलब ये हो गया कि जो फिलॉसफी का मतलब ये हुआ कि जो इथिकल पोजीशन ऑफ द स्टेट है कि राज्य को कितनी शक्ति और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता। और तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हॉब्स में या रूसो में जिस तरह से राज्य को एब्सोल्यूट मानने की कोशिश की गई है, एब्सोल्यूट पावर देने की कोशिश की गई है, लेवियाथन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, दैट्स ए बैड पॉलिटिकल फिलॉसफी या बैड फिलॉसफी। और इसीलिए जो आधुनिक थिंकर्स हैं, आधुनिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थियरी को रिजेक्ट कर दिया है। तो बहुत सारे छात्रों ने कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में, संविदा सिद्धांत के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी। आज हम लोगों ने संक्षेप में इसकी चर्चा की। एक थिंकर के रूप में हॉब्स, लॉक और रूसो पे हम लोग अलग अलग फिर कभी चर्चा करेंगे। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू सो मच।